Hey everyone, welcome to free GK lecture series of CGL Mains 2025। तो आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर 4 कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम लोग पॉलिटी को कंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब कि आज हमारा पॉलिटी क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम दूसरे सब्जेक्ट को चालू करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को अगला सब्जेक्ट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और वही मतलब कि सीक्वेंस में पॉलिटी के बाद वो वाला सब्जेक्ट मैं लेके आऊँगा। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर वन सिंपल रिक्वेस्ट इज दैट कि प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि कैसा लग रहा है लेक्चर, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कोई सजेशन हो तो। ओके, और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहे और आपका CGL मेंस 2025 का प्रिपरेशन स्मूथली चलते रहे। ठीक है, और आप अपने ड्रीम जॉब को पाए। ओके, तो हम लोगों ने पॉलिटी का 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 3 कंप्लीट कर लिया, 4 कर लिया। जिन लोगों ने 1 2 3 नहीं देखा है, आप लोग चाहिए पहले 1 2 3 को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद 4 को पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलिटी का लेक्चर 1 जब कंप्लीट कीजिएगा तो ज़्यादा यहीं पर थोड़ा सा मतलब कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 2 में बहुत कम, उससे भी कम 3 में, और आज वाले में और कम, क्योंकि चीज़ें क्या है ना कि कनेक्टेड है। तो बहुत बार एक ही चीज़ें बार बार रिपीट होगी, तो इस तरह मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ रखा था। ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ रखा था। तो पार्लियामेंट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। तो ठीक उसी के इक्विवेलेंट स्टेट में कौन सा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट में प्रोविजन पढ़ा था हूबहू टू कॉपी, एकदम कॉपी पेस्ट हो जाता है, डिक्टो हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, बस कहाँ पे डिफरेंस आता है, जहाँ पे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उनको गवर्नर से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे PM है उनको CM से रिप्लेस कर दीजिएगा, जहाँ पे लोकसभा था वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दीजिएगा, और जहाँ पे राज्यसभा था वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें को केवल रिप्लेस कर दीजिए। बाकी जो पार्लियामेंट है वही क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वही हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो अलग से स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रही बात इनके आर्टिकल की, तो इसके लिए मैंने बताया था कि आर्टिकल से रिलेटेड जो पॉलिटी के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे वीडियो मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि देखिए ये पार्लियामेंट का आर्टिकल है 72 to 111 तक में। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में जाना है और इक्विवेलेंट आर्टिकल में जाना है तो इसमें +89 कीजिएगा, तो सारा इक्विवेलेंट आर्टिकल आपको स्टेट लेजिस्लेचर का मिल जाएगा। ओके, पार्लियामेंट में 80 होता है, 82 होता है, 108 होता है। इसके इक्विवेलेंट इधर नहीं होता है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट इधर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे 108 हो गया, 108 होता है ज्वाइंट सिटिंग को लेके, और स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। उस वीडियो में जाइएगा तो मुश्किल से कितना, देखिए 24 मिनट का वीडियो है। ठीक है, और इसमें बहुत ही मतलब बारीकी से सब कुछ, बहुत ईजी तरीके से क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सब कुछ बहुत ईजी तरीके से उसमें बताया गया है और ट्रिक के साथ बताया गया है। ठीक है, फिर 112 से 124 तक का जो पार्लियामेंट का आर्टिकल है उसके इक्विवेलेंट स्टेट लेजिस्लेचर में चाहिए, तो यहाँ पे +90 करना पड़ेगा और यहाँ पे +89 करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए, वहाँ पे जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को फिर से यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, झूठ मूठ का वीडियो और लंबा होगा। ओके, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सारे स्टेट में है ही, लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट में है, जितने भी 28 स्टेट हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट में नहीं है, वो केवल 6 स्टेट में है, 6 स्टेट में। ठीक है, तो उसको याद करने का हमारा ट्रिक है, तुम कब, ऐसे आगे में लगा सकते हो कि तुम कब आओगे। ठीक है, तुम कब आओगे। ओके, मतलब ट्रिक के लिए थोड़ा सा होता है ना कि ये थोड़ा सा मतलब इजी वे में लग रहा है, तुम कब मतलब थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अगर आप इसमें लगा दोगे ना आओगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तुम कब आओगे, जबकि आओगे का कुछ मतलब मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस याद करने के लिए लिखा गया। तुम से हो गया, T से तेलंगाना हो गया, U से उत्तर प्रदेश हो गया, M से महाराष्ट्र हो गया, K से कर्नाटका हो गया, A से आंध्र प्रदेश हो गया, B से बिहार हो गया। ठीक है, तुम कब आओगे। एक और यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप लोग आदी हो मैप पढ़ने का, ठीक है, मतलब कि यूज टू हो मैप को बार बार देखने का और मैप से चीज़ें मतलब बहुत ईजिली मेमोराइज करने का, तो उसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ
कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे मैं रफली कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बिहार होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूपी होगा। तो देखिए ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे नाम मिलेगा, बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आइएगा तो क्या है, ये है गुजरात, और यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है। दोनों क्या कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इन दोनों में भी क्या मिलेगा आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र एंड जस्ट ओके 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 सॉरी। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, सॉरी, हाँ ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। और इसके बाद आप नीचे में आइएगा तो आपको एक मिलेगा कर्नाटका, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कर्नाटका। तो ये समझिए कि दोनों पास पास में, ऑल्दो पास में नहीं है, महाराष्ट्र के बाद गोवा आता है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कर्नाटका का बॉर्डर शेयर करने लगता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र कर्नाटका हो गया। फिर आपको आंध्र प्रदेश से टूट के, जो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, इससे टूट के ऊपर में तेलंगाना बना था, ठीक है, तेलंगाना बना था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, 2 स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, 2 स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, 2 स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, और 2 स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए इसको हम सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़े ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, और बहुत ईजिली तरीके से, बिना मतलब कि कन्फ्यूजन का एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस कंफ्यूजन में गलत नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है। ओके, लेट्स मूव। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये पहला कि पार्ट नंबर 5 में दिया स्टेट लेजिस्लेचर का, ये सब पार्लियामेंट वाले में है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में यूनियन में, ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में दिया, स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट 6 में हाई कोर्ट दिया। ओके, चैप्टर नंबर 5 इसका है और इसका है चैप्टर नंबर 4। ऑल्दो इतना मतलब बारीकी से नहीं जानना है, सिर्फ क्या जानना है, ये पार्ट नंबर 5 में, ये पार्ट नंबर 6 में। इससे आर्टिकल हो गया 124 to 147 और इसका हो गया 214 to 231। देखिए इसका जो आर्टिकल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके आर्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए, यूनियन जुडिशरी हो गया, आर्टिकल नंबर 124 to 147, ठीक है। तो वहाँ पे जाइएगा, देखिए ये भी उसी में है, जो 24 मिनट का मैंने जो वीडियो बताया ना उधर, उसी में, मतलब सोचिए 24 मिनट में सारा आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट 5 का और पार्ट 6 का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब 24 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये देखिए, ये जो मतलब ऊपर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे जो है उसको देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन में। ओके, पोजीशन इन जुडिशरी, अपने कंट्री का सबसे एपेक्स होता है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट होता है, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट में। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा कुछ नहीं होता है, बस यूनियन में होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। एस्टैब्लिशमेंट, कब एस्टैब्लिश हुआ था अपना सुप्रीम कोर्ट, 28 जनवरी 1950। ओके, आप लोगों को अगर याद होगा तो इसके अलावा ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस है। मैं जब पॉलिटी लेक्चर चालू किया था, ठीक है, पॉलिटी लेक्चर चालू किया था तो उसमें पहला जो टॉपिक था हमारा था हिस्टोरिकल। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था उसमें पहला एक्ट था अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। उसी में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो ये प्री इंडिपेंडेंस था, 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ से बताया तो रिकॉल आप लोग कर सकते हैं उस तरफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस कब बना, 28 जनवरी 1950 को। हाई कोर्ट कब बना, एस्टैब्लिश्ड सेपरेटेड फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए मतलब अपना अपना है। कई सारे ऐसे भी ये हाई कोर्ट हैं जो मोर देन 2 स्टेट के लिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ जाइए कि कोलकाता का जो है, ठीक है, कोलकाता में क्या होता है, कोलकाता का अपना कोलकाता के भी जुरिस्डिक्शन आता है और आपको अंडमान एंड निकोबार का भी यहाँ पे आता है, ठीक है। उसी तरह आपका हो गया चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट हो गया अपना, तमिलनाडु का भी होगा, प्लस में किसका होगा, ये पुडुचेरी का भी है, ठीक है, ये पुडुचेरी का भी है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम महाराष्ट्र ऊपर में चले जाए गुवाहाटी वाले में, ठीक है, गुवाहाटी वाले में, ठीक है। तो गुवाहाटी वाले में क्या करता है, अपना असम का भी करता है, ठीक है, और दूसरे स्टेट का भी करता है, ठीक है, मोर देन 2 स्टेट है।
ओके। जैसे ये गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी में आप देखिएगा तो गुवाहाटी में आपको आ जाएगा मेघालय आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये इसका तो अपना है, मेघालय का अपना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपको मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम का कोट नहीं है, ठीक है। सिक्किम का कोट नहीं है, सिक्किम का कोट यहीं पे लगता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, मतलब कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका एक मतलब एक से अधिक है, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट हो गया, उसमें हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों के जुरिस्डिक्शन वहाँ पे आते हैं, ओके। कंपोजिशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन होता है उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और एक होते हैं अदर 33 जजेज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? टोटल 34 होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेज होते हैं। उसी तरह अगर हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे प्लस अदर जजेज। यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा फिक्स कर दिया गया है कि 33 होंगे, जबकि हाई कोर्ट में जो नंबर है वो फिक्स नहीं किया गया। एक तो चीफ जस्टिस होंगे फॉर श्योर, लेकिन अदर जजेस का नंबर फिक्स नहीं किया गया है। वो डिसाइड करेगा कौन? प्रेसिडेंट। जब जैसी जरूरत पड़ेगी उस जरूरत के अनुसार क्या होगा कि प्रेसिडेंट उसका डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट उसका डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ओके, उनका अपॉइंटमेंट होता है कि कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम, ओके। कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उस कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, ठीक है। और उनके रिकमेंडेशन से अदर जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के जजों का। इसके बाद हाई कोर्ट के जजों का बात करते हैं तो वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, याद रखिएगा। कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है प्रेसिडेंट तो स्टेट में आना चाहिए गवर्नर। नहीं, गवर्नर नहीं होता, हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। कैसे करते हैं? आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। उस गवर्नर से, जो स्टेट का गवर्नर, फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा। और प्लस में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद यहाँ का कोर्ट है, ठीक है, तो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस से भी, ठीक है, चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाएगा। इनसे भी किया जाएगा, इनसे भी किया जाएगा, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी किया जाएगा, मतलब 3 लोगों से कंसल्ट किया जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्या क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट जजेस का? पहला काम, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि दोनों में कॉमन है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले हैं उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है आपको हाई कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है किसी को तो उसको हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल का जज होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट का 5 साल का क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। या 10 साल क्या हो? एडवोकेट का काम किया हो, ठीक है। एडवोकेट का मतलब वकील का काम किया हो, ओके। या इसके अलावा ये 2 तो हो गए, ठीक है, 2 हो गए, ये 2 तो है ही मैंडेटरी है, ठीक है। पहला तो मैंडेटरी है, दूसरा ये हो, नहीं तो दूसरा में देखिए 3 कंडीशन है। या तो हाई कोर्ट के 5 साल के लिए जज हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो वो क्वालिफाई है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए। अगर हाई कोर्ट के जज नहीं है, उसके बदले में 10 साल के लिए वकील है तो भी क्वालिफाई है। अगर ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसके अलावा अगर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के नज़रों में वो एक अच्छे जूरिस्ट है, तो बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और प्रेसिडेंट के नज़रों में उनको एक अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कुशल एक जूरिस्ट होना चाहिए, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। अब हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन देखते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि दोनों में कॉमन है। हेल्ड जुडिशियल ऑफिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। या तो इनको देखिए 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस मतलब कुछ भी, जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है जुडिशियल ऑफिस, ठीक है। तो उस जुडिशियल ऑफिस को 10 साल तक होल्ड किए हों, मतलब उसमें एज ए ऑफिसर का काम किए हों, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, मतलब ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम है। देखिए, एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, दोनों कॉमन है, ठीक है। बट एक ये अलग है, ठीक है, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और जहाँ पे लगा है उसका मतलब कि ये नहीं तो ये, ओके। टेन्योर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो या तो 65 साल तक के रहेंगे या 6 साल, ठीक है, 6 साल तक उनका टेन्योर होगा या
65 साल के हो गए, 6 साल कम, 6 साल से पहले ही वो अगर 65 साल के हो गए तो पहले ही उनको रिटायर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में क्या होता है, 62 ईयर्स होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में आपको 62 ईयर्स होता है, ओके। जस्ट ए सेकेंड। ओके तो ये टेन्योर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद रिमूवल, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इनका रिमूवल भी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन पार्लियामेंट में इनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट उसको एड्रेस करेगा कैसे, स्पेशल मेजोरिटी से अपने पास करेगा, और क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या मतलब कि क्या पॉइंट होना चाहिए जिसपे उनको मतलब कि हटाया जाए, तो मिसबिहेवियर किए हो, ठीक है, या इनकैपेसिटी हो, ठीक है, प्रूफ्ड मिसबिहेवियर, या उनका मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाए, या उनका इनकैपेसिटी कि मतलब वो इनकैपेबल है इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो ये दो ग्राउंड पे पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में दोनों हाउस में पास होगा बारी बारी से, राज्यसभा में, लोकसभा में, और फाइनली प्रेसिडेंट, मतलब ये जब स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास हो जाएगा तो फाइनली प्रेसिडेंट उनको उस पद से हटा देंगे। हाई कोर्ट के रिमूवल की देखते हैं तो बाय प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी रिमूवल, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है और रिमूवल भी दोनों में प्रेसिडेंट ही कर रहा है, ठीक है, गवर्नर कहीं पर नहीं है। बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जब हटाना हो तो सिंपल सा, यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट हटाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। ओथ टेकन बाय, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो ओथ होता है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं और हाई कोर्ट के जज का गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर आता है ओथ वाले कंडीशन में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ कि आप लोग ध्यान में रखिएगा क्यों टिक किया गया है, ठीक है। देखिए इसका जो सीट है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो फिक्स है कि वो दिल्ली में ही होगा, ठीक है, फिक्स है। अल्दो इसको हटाया जा सकता है, मतलब किसी दूसरे जगह पे भी रिप्लेस किया जा सकता है। कौन कर सकता है इसको रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, on consultation with प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके दिल्ली से छोड़कर कहीं और पे भी जगह मतलब कि हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उनका मन करे किसी केस को सॉल्व करने के लिए कि कोलकाता में उसका बेंच बनाया जाए, कोलकाता में हो सकता है, गुवाहाटी में बनाया जाए, गुवाहाटी में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि दिल्ली इसका मतलब जगह है, इसका लोकेशन है आर्टिकल नंबर 130 में। स्टेट की बात करते हैं तो इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, हर मतलब कि हर एक स्टेट में देखिएगा कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, उसके कैपिटल स्टेट में होता है, ठीक है। मे बी सेट बाय द एल्सवेयर बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कहीं और पे भी स्थापित किया जा सकता है। सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, इनका जो सैलरी होता है वो कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो पैसा है, मतलब इनको जो सैलरी है, इनका जो वेतन है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, प्लस ये जो होता है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ रहता है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जहां कहीं पर अगर ये वर्ड देखने को मिले, ठीक है, जहां कहीं पर अगर ये वर्ड देखने को मिले चार्ज्ड, इसका मतलब होता है नॉन वोटेबल, ठीक है, नॉन वोटेबल मतलब कि ऐसा पैसा, देखिए दो प्रकार से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंडिया से जो पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का एक रिजर्वेयर है, जो भी जिसके जहाँ से भी पैसे आते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स से पैसा आ रहा है या उसके कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पैसा जो आ रहा है, ठीक है, वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से पैसे अलग अलग स्कीम के लिए या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, या लोगों की जो भी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी यहीं से निकलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो यहाँ से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से दो प्रकार की सैलरी निकलती है। एक होता है कि एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता है मेक ऑन या मेड ऑन
मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेड जो होगा, मेड को भूल जाइए, बस एक ध्यान में रखिएगा, चार्ज्ड ऑन, और जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाएगा वैसे पैसों पे पार्लियामेंट में वोट नहीं हो सकता है। वोट क्यों? मतलब कि ऐसा वोट नहीं हो सकता है कि इनके सैलरी को कम किया जाए, ठीक है, या इनके सैलरी को बढ़ाया जाए, ठीक है। उसी को बोला गया कि ये पार्लियामेंट में नॉन वोटेबल होता है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एसएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि इनका जो सैलरी होता है वो चार्ज्ड ऑन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट मीन्स नॉन वोटेबल। ओके, इनका होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड पर, और ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी आपको चार्ज्ड ऑन होता है, जो कि नॉन वोटेबल होता है, ठीक है। बस यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज 266 सब क्लॉज 1। आर्टिकल कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। वैसे तो वहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को आर्टिकल वाले चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड बाय। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो इंडिपेंडेंस होते हैं। कैसे मालूम चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंस है? बाय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि उनका जब तक, मतलब कि उनका जो टेन्योर हुआ वो पूरा नहीं हुआ तब तक वो हटाए नहीं जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ हो, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट उनको हटाए हो और लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से उनको हटाया गया हो, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से मालूम चलता है, ठीक है। फिक्स्ड सर्विस ऑफ कंडीशन, उनका जो सर्विस ऑफ कंडीशन होता है वो फिक्स्ड होता है। कंटेम्प्ट पावर, मतलब कि इन पे अगर कोई, मतलब कि इनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट कर रहा है, कोई भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मतलब कि परिवेश में इन पे कोई मतलब कि गलत मतलब कि कुछ कर रहा है तो उनके लिए ये पनिश कर सकते हैं उनको, ठीक है। सैलरीज, और एक और बात की जो अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा जो 11 पे, कि सैलरी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे भी मालूम चलता है कि ये एक इंडिपेंडेंस है। कैसे? क्योंकि इनके चार्ज, इनका जो सैलरी मिल रहा है वो तो नॉन वोटेबल है, कोई वोट नहीं कर सकता, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस इनका इंश्योर होता है इससे। ठीक उसी तरह है, सेम सेफ गार्ड्स अप्लाई एट द स्टेट लेवल, जो इन पे अप्लाई होता है वो भी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन पे भी वही अप्लाई होता है। इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे? एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है, और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। ओरिजिनल कहने का मतलब कि उस सब्जेक्ट पे, उस मैटर पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है, कोई अदर कोर्ट नहीं लेगा, इसका मतलब होता है ओरिजिनल। अपीलेट का मतलब होता है ऐसा मतलब कि केस जिस पे हाई कोर्ट से सुनवाई आई है, ठीक है, उसको अपील करके लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी कहने का मतलब ये किसी को एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको एडवाइस देते हैं? ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। ये किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। जब कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड मैटर पे कोई डिस्कशन करना होता है, प्रेसिडेंट को कोई सलाह लेना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देता है अंडर आर्टिकल 143। और एक लास्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर 2 में पढ़ा था, जो फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिट जुरिस्डिक्शन, जो कि 5 प्रकार का होता है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 32, जबकि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 226, मैंने वहाँ पर बता रखा है। ओके, देखिए लगे हाथ में आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो यहाँ पे बताया ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे देखिए कौन कौन से आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में और कौन कौन आते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी मैटर को लेके मतलब कि दोनों के बीच में मतलब तकरार चल रही है, तो उस टाइम जो रिजोल्व करेगा उस डिस्प्यूट को कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा कोर्ट नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। या इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार का उत्तर प्रदेश का डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट को कौन रिजोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 131। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, किस मतलब कि कौन कौन से केस में, कैसे केस में हाई कोर्ट से केसेस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो अगर तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर पे मतलब केस हो तो उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। सिविल मैटर हो तो ट्रांसफर किया जाएगा, क्रिमिनल मैटर हो तो ट्रांसफर किया जाएगा, अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। और ये तीनों कहाँ है? 132 से 136 पे, ठीक है। मतलब 32 हो गया, 33 हो गया,
132 से 136 में इनका है, ठीक है। ओके, अब देखिए हाई कोर्ट का जो ये जुरिस्डिक्शन होता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो गया और सुपरवाइजरी हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दो चीज़ें यहाँ पे तो मैच कर रही हैं, दो जो पावर है दोनों का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, दोनों सेम है, लेकिन थर्ड वाला ध्यान रखिएगा कि थर्ड वाला यहाँ पे एडवाइजरी है, जो कि जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट के केस में सुपरवाइजरी है। सुपरवाइजरी कहने का मतलब कि हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट, ओके, लोअर कोर्ट में अलग अलग कोर्ट आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, म्युनिसिफ कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो भी कोर्ट है ये लोअर कोर्ट है, और इस पे हाई कोर्ट का क्या होता है, सुपरवाइजरी होता है, मतलब कि उसको देखता है, ठीक है, कि क्या वो डिसीजन पास कर रहे हैं, तो उस पर फुल कंट्रोल होता है, फुली कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का, दैट इज सुपरवाइजरी, देख रेख करता है, ठीक है, दैट इज सुपरवाइजरी। ओके, हाई कोर्ट का ओरिजिनल और अपीलेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाई कोर्ट के पास कैसे मैटर जाएंगे कि वो केवल और केवल हाई कोर्ट ही उस पर डिसीजन दे सकता है, कोई दूसरा कोर्ट नहीं। मैटर हो गया जैसे मैरिज से रिलेटेड, विल से, वसीयत से रिलेटेड, सगाई से रिलेटेड, ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड, और वैसा मतलब कि मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, या वैसा मैटर जिस पे मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट ने लॉ बना रखा है, वो सारे आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में, ठीक है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में कौन आता है, वो सारे ज्यूरिसडिक्शन जो अपील किया जा रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से अपील हो रहा है सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, ठीक है, तो वो सारे आएंगे आपको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में। आई थिंक ये क्लियर है। ओके, रीट पावर हो गया, मैंने बता रखा है कि ये आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास है और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। रीट को और ज़्यादा मतलब कि समझना है तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। स्कोप ऑफ रीट्स देखिए, ये जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट पास करेगा वो मतलब कि ऑल ओवर द इंडिया पे लागू होगा, ठीक है, मतलब पूरे कंट्री इंडिया पे, मतलब कि पूरे इंडिया पे लागू होगा। जबकि रीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो केवल और केवल क्या होगा, उसी स्टेट में लागू होगा, ठीक है। कैन एक्ट आउटसाइड इन अ सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ये बाहर भी लग सकता है। कैसे, जैसे समझिए कि अगर महाराष्ट्र है, ठीक है, और महाराष्ट्र के मतलब कि कोई इसमें पर्सन है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के रहने वाले कोई पर्सन है, ठीक है, और इनसे रिलेटेड को समझ जाइए कि कहीं पे चल रहा है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में चल रहा है, ठीक है, झारखंड में, तो ये जो महाराष्ट्र का जो मुंबई हाई कोर्ट का जो रीट ज्यूरिसडिक्शन होगा वो झारखंड पर भी लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि यहाँ का पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है, तब लागू होगा। नहीं तो महाराष्ट्र जो मतलब कि मुंबई हाई कोर्ट है, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट है, ठीक है, उसका जो रीट ज्यूरिसडिक्शन होगा वो केवल महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, अनटिल एंड अनलेस द पर्सन ऑफ दैट स्टेट इज कंसर्न विद द अदर स्टेट, ठीक है। ओके, स्कोप ऑफ रिट्स हो गया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। हाँ देखिए, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मैंने बता दिया प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जबकि हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, उसके बदले में सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओके, अपीलेट हो गया, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, तो ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल किस पे रहेगा, हाई कोर्ट पे रहेगा, ठीक है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल, और हाई कोर्ट का किस पे रहता है, लोअर कोर्ट पे रहता है, ठीक है। यही बात है यहाँ पे लिखी हुई है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। कंटेम्प्ट पावर, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसके लिए क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है, ठीक है, पनिश कर सकता है। वही लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 129 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। डिक्लेयर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करने का मतलब कि सपोज कीजिए कि जैसे क्या बोलते हैं, साहनी केस है, ठीक है, साहनी केस है, ठीक है। ये क्या है कि आपको ओबीसी से रिजर्वेशन के लिए 27%, तो अब ये एक बार मतलब कि ये वर्डिक्ट आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बार डिसीजन हो गया, तो इससे रिलेटेड जो भी केस होंगे ना तो उसमें क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रेफर करेगा। अगर मतलब कि ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो क्या करेगा, साहनी केस को वहाँ पे रेफर करेगा और उससे रिलेटेड फिर जजमेंट देगा कि यहाँ पे अगर ऐसे सेम केस में जजमेंट पास हो चुका है तो उसी को यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। उसी को बोला गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि पहले का जो जजमेंट लिया जा चुका है उसको फॉलो ऑन किया जाता है नए केसेस में, अगर मैटर सेम हो तो उसी को बोला गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है, और ये भी पनिश करता है कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कोई हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट करेगा, ठीक है, कंटेम्प्ट कहने का मतलब कि हाई कोर्ट के परिसर में बैठा हुआ है, ठीक है, और जो हाई कोर्ट मतलब कि जज जो है वहाँ पे, ठीक है, जो डिसीजन सुना रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब कि क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है उनके डिसीजन को मतलब कि अवहेलना कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा कर रहा है कि कोर्ट के एक्टिविटी को मतलब कि बाधा दे रहा है, ठीक है, मतलब कोर्ट के एक्टिविटी को पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं चलने दे रहा है, ठीक है, और कुछ मतलब या तो वर्बली कुछ मतलब कि बोल के कोर्ट के प्रोसीडिंग को रोक रहा है, ठीक है, या कोर्ट के प्रोसीडिंग जो भी मतलब डिसीजन हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को बोला जाता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उस व्यक्ति को पनिश करेगा। अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट को, ठीक है, तो उसके लिए हाई कोर्ट उस व्यक्ति को पनिश करेगा। बाइंडिंग नेचर ऑफ डिसीजन, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है वो बाइंडिंग नेचर क्या होता है, पूरे इंडिया पे जितने भी कोर्ट इंडिया में हैं सब पे वो बाइंडिंग होगा, ठीक है, और स्टेट जो भी डिसीजन लेगा वो बाइंडिंग होगा उसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं। बाइंडिंग विद इन द स्टेट बट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, लेकिन उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब कि खारिज कर सकता है इसके केस को, लेकिन जो लोअर कोर्ट है लोअर कोर्ट पे भरपूर लागू होगा उस स्टेट में, जो उस स्टेट में सबसे छोटे छोटे कोर्ट हैं हाई कोर्ट के नीचे, उन सारे पे इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू वैसा होता है कि जैसे कोई लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और बाद में उस लॉ के खिलाफ क्या हुआ कि किसी ने मतलब कि पीआईएल मतलब कि दाखिल कर दिया, ठीक है, पीआईएल डाल दिया या कोई केस मतलब कि फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मानना है कि भाई ये जो लॉ बन रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है कि ये बोलेगा कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, इन्फ्रिंज कर रहा है। इन्फ्रिंज करने का मतलब कि फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, ठीक है। जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं, एक व्यक्ति का जो राइट होता है, अधिकार होता है, उसका हनन हो रहा है, तो उस केस में उस बिल, उस एक्ट को खारिज करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। हैज अ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करने का फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट अपीलेट पावर, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल पावर होता है, लेकिन जो भी जुडिशियल रिव्यू ये करेगा हाई कोर्ट, उसको अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लॉ मेकिंग प्रेसिडेंट, इट्स डिसीजन आर द लॉ ऑफ द लैंड, डिसीजन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है। एक ही बात को दो तीन बार लिखा गया, तो इसको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप लोग हटा दीजिए। ओके, ट्रांसफर पावर, कैन ट्रांसफर द जज बिटवीन द हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी अदर मतलब कि हाई कोर्ट में ज़्यादा जज होने चाहिए और वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि पेंडिंग ऑफ केसेस है, तो किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज में हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि कैन नॉट ट्रांसफर इटसेल्फ और अदर, जबकि हाई कोर्ट खुद नहीं ये काम कर सकता है, ठीक है। उसके बदले में कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उससे ऊपर होता है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मोटो क्या होता है, यतो धर्मस्तु जय, मतलब वेयर देयर इज ए राइटियसनेस देयर इज ए विक्ट्री, जहाँ पे धर्म की पूजा होती है, जहाँ पे धर्म से चलते हैं वहीं पे विक्ट्री होती है, ये मतलब कि मोटो हो या एम्ब्लेम है सुप्रीम कोर्ट का, जबकि हाई कोर्ट का ऐसा कोई मोटो और एम्ब्लेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्लीट होता है। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पंचायती राज पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कंपैरिजन के तौर पे मैंने क्या किया है, दोनों को साथ में ले लिया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी और म्यूनिसिपैलिटीज को भी, ठीक है। पंचायती राज कहाँ मिलेगा, रूरल लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं, ठीक है, जो गाँव में मिलता है, और म्यूनिसिपैलिटी हो गया जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। देखिए, एक को बनाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंतर्गत, और दूसरे को बनाया गया उसी साल बनाया गया था, ये 73rd बोला गया और इसको 74th बोला गया। ये जो इफेक्ट में आया 24 अप्रैल 1993 से आया, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से आया, और पहली बार इसको मतलब कि एस्टैब्लिश किया गया था राजस्थान के नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में इसको पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं, ठीक है, पंचायत
पंचायत डे मनाते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1 जून 1993 में। ये मद्रास में पहली बार चालू किया गया था म्यूनिसिपैलिटीज़ को। ये पार्ट नंबर 9 में है, ठीक है। पंचायती राज पार्ट नंबर 9 में है, आर्टिकल 243 टू 243 ओ में। और म्यूनिसिपैलिटीज है ये 9 में है, ये 9A में है, ठीक है। और ये ओ से ख़त्म होता है, यहाँ पे पी पे चालू हो जाता है, ठीक है। 15 नंबर पे आता है ना, रीजनिंग पढ़ते होंगे आप लोग, तो ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और पी कहाँ पे आता है, 16 नंबर पे, ठीक है। तो ओ पे ख़त्म होता है और ये पी पर पी से चालू हो जाता है, ठीक है। 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। देखिए ये आर्टिकल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला आर्टिकल आपका इम्पॉर्टेंट है, बार बार मतलब कि पूछा हुआ है एसएससी ने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप आर्टिकल उसी में जाके मतलब कि देख सकते हैं। हाँ देखिए ये रहा, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है मैंने देखिए यहाँ पे कट भी कर रखा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं आर्टिकल, ये देखिए आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 to 395 होगा, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो 11th शेड्यूल में है और उसमें 12 टोटल कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। जबकि म्यूनिसिपैलिटीज है 12th शेड्यूल में और टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये सब्जेक्ट पूछ देता है और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 29 स्टेट में, 29 पंचायती राज में है या म्यूनिसिपैलिटी में। तो 29 कहाँ है, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं है, पंचायती राज में। पंचायत में ज़्यादा सब्जेक्ट है इन कंपेरिजन टू म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 11 का। ये गांव का है और ये शहर का है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नेंस को जो है या पावर को है वो डिसेंट्रलाइज किया जाए। मतलब कि सेंटर में हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंटर में पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज तो नहीं है ना, तभी तो इसको डिसेंट्रलाइज करके स्टेट में डाला गया, ठीक है। और इसके बाद करके क्या कहाँ गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पावर एक जगह सेंटर में नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है। कुछ पावर यहाँ पे है और ये कुछ अपने पावर को यहाँ और यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो मतलब एक जगह नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। दोनों क्या होता है, 3 टायर सिस्टम होता है, ठीक है। 3 टायर सिस्टम होता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होता है गाँव में जो होता है वो 3 टायर होता है। पहला हो गया ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होते हैं, पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत हो गया गाँव के लेवल पे जो लोकल बॉडी है उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक के लेवल पे थोड़ा सा ऊपर आता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और जिला परिषद उससे ऊपर हो गया जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ओके, म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है शहरों में नगर पंचायत सबसे छोटा होता है जो कि ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक है। कि अभी नया नया एरिया वो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं, दुकान वहाँ पे खुल गई है, शहरीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया है, ठीक है। छोटे नगर में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलेंगे नगर पंचायत। उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है, सिटी में कन्वर्ट होता है, छोटे सिटी में, तो उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद लार्जर सिटी में बनता है तो उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नगर रहेगा, छोटा सा नगर रहेगा तो उसको नगर पंचायत बोलेंगे। मतलब कि वो अभी छोटा सिटी बनने के प्रोसेस में, छोटा सिटी बना नहीं है, छोटा सिटी बनने के प्रोसेस में, वैसे एरिया को बोलेंगे नगर पंचायत। और जो छोटा सिटी बन गया है उसको बोलेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। और जो बड़ा सिटी बन गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़ा सिटी कहने का मतलब कि बड़ा सिटी जैसे समझ जाइए कि पटना हो गया एक बड़ा सिटी, ठीक है, पटना बड़ा सिटी हो गया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा देखिए इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो ग्राम सभा होता है, ऑल एडल्ट विलेज। बेसिक यूनिट जो मतलब कि सबसे जो नीचे की इकाई होती है, सबसे छोटा जो इकाई होती है, ठीक है, जब से छोटी इकाई होती है। यहाँ पे हो गया जिला परिषद, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपको क्या, ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के नीचे जो सिटीजन बैठे हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। ये लोग मिलके मतलब ग्राम सभा बनाते हैं, उसी को बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई होती है म्यूनिसिपैलिटी में, एक हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं ग्राम सभा, और म्यूनिसिपैलिटी में जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं वार्ड्स कमेटी, रिप्रेजेंटिंग द वार्ड्स इन म्यूनिसिपैलिटी, जो कि रिप्रेजेंट करता है वार्ड। म्यूनिसिपैलिटी में जो डिफरेंट वार्ड होता है, वार्ड अलग अलग होता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। आप लोग जहाँ पे रहते होंगे ये देखे होंगे जब लोकल वोटिंग होती है ना,
तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने वार्ड नंबर से हो, उसी के अनुसार हमारा जो वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट में हमारा नाम आता है। दोनों जगह का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का और म्यूनिसिपैलिटी का दोनों जगह का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। टर्म दोनों का कितना होता है? 5 साल का होता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी टर्म 5 साल का और म्यूनिसिपैलिटीज का भी 5 साल का। हर एक 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट होता है दोनों जगह, एससी का भी होता है, एसटी का होता है, और वीमेन के लिए होता है 1/3। एससी एसटी वीमेन 1/3, ठीक है। और ओबीसी के लिए ऑप्शनल होता है, मतलब कि कहीं कहीं पर उनको रिजर्वेशन मिलता भी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कितना उनका पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे, उनका कितना पॉपुलेशन उसके बेसिस पे उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन एससी एसटी और वीमेन को फिक्स है, और वीमेन को मिलता है 1/3। फाइनेंस कमीशन कौन होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए भी स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे क्या काम है? फाइनेंस कमीशन का काम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो भी पैसे, मतलब कि रिसोर्सेज, जो मतलब कि इनकम, ठीक है, या जो भी मतलब कि पैसे हो गए वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन दोनों को, कि वो अपने एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। क्योंकि पैसे रहेंगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड होंगे ना। स्कूल हो गया, स्कूल बिल्ड करना हो, ठीक है, या मतलब कि इरिगेशन के लिए आपको कैनाल बनाना हो, ओके, पार्क बनाना हो, तो इन सब के लिए पैसे आते हैं ऊपर से। ऊपर से घने का मतलब कि स्टेट से। और कौन वो रिकमेंड कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है आपको फाइनेंस कमीशन, उसी तरह स्टेट में होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, देखिए इनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो लोकल टैक्सेस होते हैं, लोकली ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से इनको ग्रांट मिलता है, शेयर ऑफ रेवेन्यू वहाँ से मिलता है। मनरेगा हो गया, जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ से पैसे कलेक्ट करती है? प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, जहाँ पे आप लोग रखते होंगे, देखते होंगे कि जहाँ जिस घर में रह रहे हैं उस घर का भी टैक्स लगता है, बहुत मामूली सा लगता है, 50 रुपया 60 रुपया ऐसे कुछ, मतलब सलीना लगता है। वाटर टैक्स, जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसका भी टैक्स लगता है। टोल्स हो गया, गाड़ी जब मतलब कि नेशनल हाईवे पे जाइएगा तो टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? हमारा टोल्स लगता है। तो वो भी पैसे कहाँ जाते हैं? लोकल गवर्नमेंट के पास। ग्रांट्स हो गया, अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के जो पैसे आते हैं वहाँ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह ये सारे रिसोर्सेस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और म्यूनिसिपैलिटी के इनकम का। कंपोजिशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो इसमें एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन एट 3 लेवल। 3 लेवल कौन कौन सा? तो ये हम लोगों ने देख लिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर होंगे प्लस तीनों लेवल पे क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया कि इलेक्टेड मेंबर होंगे और चेयरपर्सन होंगे। कैसे, कौन कौन कहाँ पे रहते हैं? तो देखिए, विलेज लेवल पे जो हेड होता है उसको सरपंच या प्रधान बोलते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को पता है कि गांव में जो मतलब कि हेड होते हैं वो कौन होते हैं? सरपंच बोलते हैं, या उनको प्रधान जी बोलते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने पंचायत वो सीरियल देखा होगा, वेब सीरीज देखा होगा, तो उसमें मतलब कि बताया जाता है सरपंच होते हैं और प्रधान होते हैं। ब्लॉक में कौन होता है? ब्लॉक में जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं, और जिला डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होता है उसको जिला पारिषद बोलते हैं, ओके। उसी तरह नगर पंचायत के हेड को चेयरमैन बोला जाता है, म्यूनिसिपल काउंसिल के हेड को प्रेसिडेंट बोला जाता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनसे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक मतलब कि लेखा जोखा करता है, एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार करता है कि कैसे पंचायत का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्लानिंग कमेटी, जो ये लेखा जोखा करता है, पूरा मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है डेवलपमेंट के लिए कि कैसे इस पंचायत का डेवलपमेंट होगा, उसको बोला जाता है प्लानिंग कमेटी। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, पंचायत के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, ठीक है। दोनों एक ही है, वो मतलब पंचायत का भी डेवलपमेंट करने के बारे में भी मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, और म्यूनिसिपैलिटी के भी डेवलपमेंट करने के बारे में स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इंटीग्रेट करता है रूरल और अर्बन प्लान को, दोनों को इंटीग्रेट करके डेवलप करता है, ओके। अब देखिए क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमिटी है जो बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया है।
बलवंत मेहता कमेटी, अगर सिंपल अगर ये आए कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है और 4 ऑप्शन हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ओके, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, और 2 और कोई ऑप्शन हो, ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगर ये सारा नाम लिखा हुआ है और पूछे कि किससे रिलेटेड कमिटी है, तो सारा किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ईयर तो उतना नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो भी आप पंचायती राज बना रहे हो उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि 3 टायर सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। कौन कौन सा, वही जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ओके। अशोक मेहता ने बोला था कि 2 ही टायर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछता है कि विच कमेटी रिकमेंडेड द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बलवंत राय मेहता कमेटी। विच कमेटी रिकमेंड द 2 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये हो गया अशोक मेहता कमेटी। जिला परिषद और मंडल पंचायत, जीवीके रॉय, पंचायत राज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट है वही, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गेव टर्म पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग की थी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग की थी और 73 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, वो तो वहाँ पे लिखा ही है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, कि ताकि जितना कम से कम आप लोगों को पढ़ना पड़े, ओके। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जुडिशियल केस है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो मैंने पिछले क्लास में जब से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर 1 से जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ रही है मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, और हर एक जगह मैंने बता रखा है कि कौन सी, किसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, जिनसे रिलेटेड प्रोविजन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल दिया हुआ है इनसे रिलेटेड, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल दिया हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल किसी भी बॉडी से रिलेटेड अगर आर्टिकल है तो उसको ध्यान में रखिएगा कि वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आर्टिकल नहीं है, एक्ट से बना हुआ है, तो वैसी बॉडी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देख लेते हैं, इसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को पढ़ेंगे, ये जो एक्ट से सब बना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324 से 329, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग आर्टिकल वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। कहाँ कहाँ का, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ध्यान में रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि सर स्टेट लेजिस्लेचर का है तो यहाँ पे जो मतलब इलेक्शन कंडक्ट होगा वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को करवाना चाहिए, जी नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जिम्मा केवल 2 ही मतलब कि इलेक्शन होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन, ठीक है, और एक होता है म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, ठीक है। बस तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल 2 ही इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वन इज द पंचायत का और दूसरा इज द म्यूनिसिपैलिटी का। उसके अलावा जो भी इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर का, पंचायत के ऊपर का सारा इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेचर का हो, प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का, ये चारों इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी है, जिसका बहुत लोग तैयारी करते हैं, कई लोगों का ड्रीम जॉब ये होता है, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आता है आपको एक चाइना का सिविल सर्विस एग्जाम है, ठीक है, चाइना का सिविल
सर्विस एग्जाम है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये अपना यूपीएससी आता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का तो नंबर 1 है ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड का नंबर सेकंड टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 315 से 323। ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनसे मतलब कि वहीं पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं आर्टिकल वाले लेक्चर में, ठीक है। इनका भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इनका काम क्या होता है? कंडक्ट करवाना एग्जाम फॉर ऑल इंडिया एंड द सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। जो भी मतलब कि आईएएस का जो एग्जाम होता है, इनके थ्रू आईएएस का रिक्रूटमेंट होता है, आईपीएस का रिक्रूटमेंट होता है, आईएफएस का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, आईआरएस का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। तो जो भी इंडिया लेवल पे मतलब कि रिक्रूटमेंट होता है वो सारा कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरह इसके इक्विवेलेंट स्टेट पे होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसी तरह यूपी पीसीएससी हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जेपीएससी हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसी तरह मतलब कि किसी और का भी ले लीजिए, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एमपीएससी। तो इससे ये भी आर्टिकल वही वाला आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता था? प्रेसिडेंट। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। लेकिन रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये मैं आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट देखिए दो लोगों का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का और स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं दिया है, चलिए नहीं दिया, बट ध्यान में रखिएगा कि मैं पीछे बता दिया हूँ, ठीक है। पीछे के कहीं पर बता रखा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। उसी तरह क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी होता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट तो करता है प्रेसिडेंट, सॉरी, अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, ठीक है। और रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे ये हो गया आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, लेकिन रिमूवल हो रहा है गवर्नर के द्वारा, रिमूवल हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नर के द्वारा। और ये क्या करता है? कंडक्ट करता है एग्जाम फॉर द स्टेट सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करता है ये, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? आर्टिकल नंबर 280 है, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। इनका काम होता है कि जो भी सेंटर से पैसे हैं वो कितने अलग अलग स्टेट को मिलेंगे, ठीक है, कितने % उसमें से अलग अलग स्टेट को दिया जाएगा, ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरपर्सन कौन है? तो ये है आपको अरविंद पेनेगरिया, गरिया, ठीक है, जो कि 2026 तक रहेंगे। 2026 में इनको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 338 है, उसमें ए लगा दीजिएगा तो शेड्यूल ट्राइब्स का आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कितना होता है? 338 भी है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल कितना है? 338 बी। इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट राइट एट द सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे ये सारा सेम ही रहेगा, बस क्या आ जाएगा? ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये जो तीनों का काम होता है वो तीनों का काम एक ही होता है, बस इसमें क्या हो गया? ये शेड्यूल कास्ट पे फोकस करता है, ये शेड्यूल ट्राइब पे फोकस करता है, और ये बैकवर्ड क्लासेस पे फोकस करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक कुछ क्लू बता रहा हूँ जिसके थ्रू कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसका आर्टिकल है। अगर आप लोगों ने सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, ठीक है, सेंसस ऑफ 2011 पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर कहीं से भी पढ़ा है तो इट्स ओके। अगर नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक जीके का जो मेरा वीडियो है, ठीक है, स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा तो मैंने सेंसस पढ़ा रखा है, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये स्टैटिक जीके का है, ठीक है, स्टैटिक जीके है यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिखा है, लेकिन अभी मैं इसको चेंज करते हो स्टैटिक जीके, वहाँ पे इसको खोलिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सेंसस का वीडियो, ठीक है। सेंसस का वीडियो वहाँ पे देखिएगा तो सेकेंड, हाँ वहाँ पे देखिएगा तो हाँ तो वहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा कि शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है
वो क्या है, ज़्यादा है। कितना है ये, 16.8% है, ठीक है। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन कितना है, 8.16 हाँ ठीक है, ये 16.6 है और ये 8.6% है, ठीक है। ये है 16.6% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है 8.6%, ठीक है। तो जो ज़्यादा है जो ज़्यादा पॉपुलेशन में उसका आर्टिकल पहले रखिए, जो ज़्यादा पॉपुलेशन में उसका आर्टिकल पहले रखिए। इसके बाद 338A हो गया और उसके बाद तो एक और जो बचा उसको ध्यान में, बी NCBC में बी आ रहा है तो 338B हो गया, ऐसे कुछ कनेक्ट कर लीजिए। जो कैग हो गया, कैग से रिलेटेड आर्टिकल हो गया 148 से 151। इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनका काम क्या होता है, ऑडिट करना अकाउंट ऑफ यूनियन के अकाउंट को ऑडिट करना, ठीक है। स्टेट के अकाउंट को ऑडिट करना, प्लस में पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, उनके अकाउंट को ऑडिट करना, मतलब देखना कि कितना ये रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, कितना ये एक्सपेंडिचर किया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। और कहीं पे घपला तो नहीं किया है ना, कहीं पे मतलब कि मिसलीडिंग तो नहीं है ना, कहीं पे डेटा इधर उधर तो नहीं हुआ ना, ये सारा जांच करता है कौन, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंश्योर करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी डिफरेंट मिनिस्टर को जो पैसे दिए गए हैं वो सही जगह खर्च हुए हैं कि नहीं, जितना दिए गए थे उतने खर्च हुए हैं कि नहीं। तो ये पूरा मतलब कि पेपर लेवल पे पूरा सब कुछ इसको जांच करता है कौन, कैग। इसलिए कैग को बोला जाता है कैग को बोला जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये पब्लिक का ही तो पैसा है ना तो इसलिए पब्लिक पर्स का ये क्या है, गार्डियन है, मतलब देख रेख करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, मैंने पीछे वो पढ़ा दिया पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, कि इनका आर्टिकल 76 होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये क्या होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि मतलब इंडिया को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह इसके इक्विवेलेंट स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और इसमें मैंने अभी भी बताया कि क्या होता है, 76 में 89 ऐड कीजिएगा तो 165 आएगा, ठीक है। गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है, और ये क्या होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। एक लास्ट है हमारे पास स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इससे रिलेटेड आर्टिकल हो गया 350B, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इनका काम क्या होता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसको इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट्स मैटर्स रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे जो अल्पसंख्यक है उनसे रिलेटेड जो भी मतलब कि प्रॉब्लम है, इशू है, उनको लिस्ट डाउन करना और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट देना, ये काम है किसका, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। ओके, अब देखिए एक चीज़ मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि ये जितने भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, अगर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। अगर वो स्टेट के मतलब कि सेंटर के इक्विवेलेंट वो स्टेट में है तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि सेंटर का होगा तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा और स्टेट का होगा तो गवर्नर करेगा। डन। नाउ कमिंग टू द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया हूँ कि उसके अलावा कोई बॉडी आया, कोई एक्ट के थ्रू बना है, तो इससे रिलेटेड बस यही क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए पूछते कि नेशनल ह्यूमन, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और उसमें से पूछेगा कि विच वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या विच वन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ध्यान में रख लीजिए, तो बाकी जो बॉडी आएंगे उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दीजिएगा जो एक्ट से बना है। जैसे NHRC हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से बना है, ठीक है। दूसरा हो गया CIC क्या होता है, ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये RTI एक्ट 2005 के थ्रू बना। CBC हो गया, CBC क्या होता है, चीफ विजिलेंस, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कमिश्नर का नाम, एक्ट का नाम है तो एक्ट डाला जाएगा, क्या है ये, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लोकपाल हो गया। एनजीटी होता है आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो एनजीटी सॉल्व करता है, ठीक है। सेबी हो गया। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, सेबी को पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान में रखिए कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सिंपल से इसको ध्यान में रखिए। इसका काम ये होता है कि जैसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, शेयर का नाम सुना होगा, इन सारे को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। तराई हो गया, तराई हो गया, ठीक है, तराई हो गया। सीसीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फसाई हो गया, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और यूआईडीएआई होगा, इसका नाम तो सबने सुना होगा, जिसके पास आधार कार्ड होगा, जो आधार बनवाता है, ठीक है, मतलब आधार बनाता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। अब देखिए इंपॉर्टेंट कमेटी कुछ है, तो इम्पॉर्टेंट कमेटी, एक तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कमेटी था, ये वाला ध्यान में रखिएगा, ये वाला सब रिलेटेड है पंचायत से रिलेटेड। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट कमेटी है जिसको पूछा जाएगा एग्जाम में, सरकारिया कमीशन हो गया। ये तो हम लोगों ने लेक्चर थर्ड में मैंने लेक्चर टू में नहीं, लेक्चर थर्ड में मैंने बता रखा है सरकारिया कमीशन के बारे में कि सेंटर स्टेट रिलेशन में आता है, इंटर स्टेट रिलेशन में आता है। और इसी ने रिकमेंड किया था क्या फॉर्म करने के लिए, वो क्या था, अंडर आर्टिकल 263 फॉर्म करना था इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म करने के लिए इन्होंने ही रिकमेंड किया था, ठीक है, सरकारिया कमीशन। पूंछी कमीशन हो गया, ये भी क्या कर रहा था, सेंटर स्टेट के रिलेशन को रिव्यू करता है, ठीक है, और ये सरकारिया कमीशन के बाद आया था। राजमन्नार कमीशन हो गया, इसने क्या किया था, इसका कहना ये था कि ग्रेटर पावर टू द स्टेट अपॉइंटेड बाय द सजेस्ट ग्रेटर पावर टू स्टेट्स अपॉइंटमेंट बाय तमिलनाडु, सजेस्ट ग्रेटर पावर टू स्टेट्स। इन्होंने बोला था कि जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उसमें स्टेट को ज़्यादा पावर देना चाहिए। जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है उसमें स्टेट को ज़्यादा पावर देना चाहिए, ये राजमन्नार कमेटी ने बोला था। और इसका अपॉइंटमेंट कौन किया था इस कमेटी को, तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसके बाद है एआरसी, फर्स्ट एआरसी जो कि मोरारजी देसाई के टाइम में बना था, ठीक है, और बाद में बना के हनुमंथा के टाइम में, ठीक है। रिकमेंड द रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पब्लिक सर्विस। एआरसी कमीशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है, ठीक है। फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस में कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है, रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा देखिए कोठारी कमीशन हो गया। कोठारी कमीशन किससे रिलेटेड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। बर्मा कमेटी लॉज ऑन द क्राइम अगेंस्ट वीमेन से, ठीक है, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मलिमथ कमेटी हो गया क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से, मलिमथ कमेटी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से। शाह कमीशन हो गया इमरजेंसी एक्सेस से, कि मतलब कि कहीं पर जो इमरजेंसी यूज हो रहा है तो वो कहीं एक्सेस में ना यूज हो, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको जहाँ पे नहीं ज़रूरत हो वहाँ पर भी ना कर दे, उसके रिगार्डिंग मतलब कि रिकमेंडेशन देने के लिए शाह कमीशन बना था कि चेक किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि गलत तरीके से इमरजेंसी का यूज हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। लोधा कमेटी हो गया, ये बीसीसीआई से रिलेटेड है, ठीक है, बीसीसीआई से रिलेटेड। इसके बाद बीएन श्री कृष्णा कमेटी हो गया, पीडीपीबी से रिलेटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। तो ये हो गया बीएन श्री कृष्णा कमेटी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है, सरकारिया तो वहीं पे पढ़ लिया तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अशोक मेहता भी उधर पीछे पढ़ लिया, इसको मैं हटाता हूँ। बलवंत राय भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए गडगिल कमेटी हो गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक और कमेटी है, इन्हीं के साथ आता है उनका नाम है
ये तो ये हो गया, हाँ, कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो कस्तूरी रंजन कमेटी और गडगिल कमेटी दोनों क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ओबीसी से रिलेटेड कौन सा कमेटी है, रोहिणी कमेटी, ठीक है। ओबीसी से रिलेटेड है रोहिणी कमेटी। सब कैटेगराइजेशन की बात किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सब कैटेगराइजेशन का बात किया जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया कोठारी कमीशन, जो अभी नीचे में पढ़ा, यशपाल और टीएसआर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कोठारी, और कोठारी पहले लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब, ठीक है। स्वामीनाथन हो गया एग्रीकल्चर। भारत में मतलब कि पहली बार जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो स्वामीनाथन ही लेके आए थे, ठीक है। तो इस तरह ध्यान में रखिएगा। लोकपाल से रिलेटेड कौन सा, श्री कृष्णा और वर्मा कमेटी, ठीक है। लोकपाल से श्री कृष्णा और वर्मा कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने पहले ही बता दिया। और ये वर्मा कमेटी हो गया वीमेन से रिलेटेड, ठीक है। वर्मा कमेटी या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन किससे रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है आपको वीमेन से, ठीक है। तो ये तो मैं वहाँ लिखा हूँ तो इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, ओके। और लास्ट एक बचता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट जुडिशियल केसेस, जो अभी तक मतलब कि पॉलिटी में जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, या एक दो जो अभी नया नया जो मतलब कि केस है जिस पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछा जा सकता है, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये तो एवरग्रीन, कुछ केसेस जो हैं वो एवरग्रीन है, हमेशा मतलब कि एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के रहता ही है। जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, मतलब कोई भी ऐसा मतलब कि प्रिपरेशन फेज में स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये केस ना पता हो, मतलब होना चाहिए, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। केशवानंद भारती केस हो गया, 1973 में आया था, ठीक है। इन्होंने क्या एक सबसे बड़ा जजमेंट क्या दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है। क्या दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में, मतलब बोला था कि पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है मेनका गांधी केस 1978। इनके केस में आर्टिकल नंबर 21 के मतलब कि दायरे को बहुत बढ़ाया गया था, और अलग अलग टाइम में इसमें अलग अलग राइट को जोड़ा गया, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 21 में। तो इनको ध्यान में रखिएगा। मेनका गांधी केस से क्या रिलेटेड है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके एम्बिट को, उसके दायरे को और व्यापक किया गया, बढ़ाया गया। मिनर्वा मिल केस है 1980 में, रेनफोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है, लेकिन ये बोलता है कि लिमिटेड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो लिमिटेडली ही फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, पूरा तरह अमेंड नहीं कर सकता है। गोलकनाथ केस आया 1967 में, उन्होंने बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट बिफोर केशवानंद भारती केस। तो देखिए, ये तो 1973 में आया, उससे पहले गोलकनाथ आया, उसमें बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को चेंज ही नहीं कर सकता। ये बोल रहा है थोड़ा कर सकता है, ये बोल रहा है कर ही नहीं सकता, और ये बोल रहा है कि पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए तो तीनों में मतलब क्या डिफरेंस है बेसिक, वो मैंने बता दिया। एसआर बोमाई केस, इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल, या जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, वो डिसमिस्ड ओनली अंडर आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड ओनली अंडर आर्टिकल 356, सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट मतलब कि स्टेट में, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाएगा, ठीक है। और डिसमिस कब किया जाएगा, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तब उसके अंदर आर्टिकल 356 के अंतर्गत। उसके साथ साथ इन्होंने बोला था कि सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेकुलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलरिज्म कहने का मतलब कि सारे धर्मों को समान मानना। इसके बाद है हमारे पास बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस, इसमें क्या होता है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीए का मतलब यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो बेरूबारी यूनियन में बोला गया कि टेरिटोरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो जो भी मतलब एक स्टेट से ये आया था, जब
100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में इनक्लेव मतलब कि एरिया का ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ था। उसी टाइम में ये केस आया था और उसमें बोला गया कि ये जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट किया जा रहा है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में कुछ एक्सचेंज किया जा रहा है जगह को, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन फॉर ओबीसी बोला गया, जो कि कितना है 27%। टीएमए पाई केस हो गया माइनॉरिटी राइट्स के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी के राइट के लिए इसमें डिसीजन लिया गया टीएमए पाई केस में। शाहबानो केस हो गया पर्सनल लॉ। शाहबानो केस क्या हो गया, पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, जैसे कि मतलब कि तलाक से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है शाहबानो केस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये इसमें ये बोला गया गाइडलाइन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ये केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अभी देखिए ये जो दो केस है अभी फिलहाल में 2025 में ये दोनों केस आए हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोटेड डाउन कर दिया है। पहला है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एडिंग सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीएम्बल। कोई भी एक पर्सन है, कौन पर्सन है, ये अश्विनी कुमार है। इन्होंने क्या बोला, एक PIL मतलब कि लगाया कहाँ पे, ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है वर्ड जो प्रीएम्बल में डाला गया है, ठीक है, ये डाला गया था आपको कब डाला गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के टाइम में डाला गया था, ठीक है। तो इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया, ठीक है, कि इसको मतलब कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो मतलब 1976 में हुआ था, ठीक है, तो इतने मतलब 40-44 साल के बाद, आज ही 40 साल के बाद क्यों ये बातें आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आई थी, ठीक है, पहले ये बातें क्यों नहीं आई। और ये बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में रहेगा, और उनके प्ली को खारिज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसमें ये बोला गया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड द एसेंट आफ्टर अ बिल इज रीपास्ड बाय द लेजिस्लेचर। मैंने जब स्टेट लेजिस्लेचर का जब गवर्नर का चैप्टर पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें भी ये चीज़ें बताया था कि गवर्नर के पास अगर बिल आता है, ठीक है, गवर्नर के पास अगर बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर, ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, एक बार उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, ठीक है, रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, ठीक है, रिकंसिडर के लिए एक बार भेज दिया, लेकिन अगर वो फिर से दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर फिर से दे अगर गवर्नर को, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नर पे ये बाइंडिंग हो जाता है कि उनकी बातों को माने और उसको मतलब कि अप्रूव करते, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड द एसेंट। उस केस में गवर्नर एसेंट को विद होल्ड नहीं कर सकता, मतलब कि जब दोबारा से मुड़ के आया है तो उस केस में उस बिल को खारिज नहीं कर सकता है गवर्नर। The Supreme Court held that governor cannot withhold the assent after the bill is repassed by the legislature. लेजिस्लेचर के दोबारा फिर से पास हुआ तो आप मतलब कि गवर्नर उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पॉलिटी का टोटल लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मिडेवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, और इसी में क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। TCS का इसमें क्वेश्चन है, और इसमें ADQT के पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें UPSC का स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर पॉलिटी का हमारा कंप्लीट हो गया, और ये पॉलिटी का हो गया, ठीक है, इसमें जाके देख सकते हैं। और ये हो गया स्टैटिक का GK, ठीक है, और ये करेंट अफेयर है, बाद में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा पॉलिटी का 4 लेक्चर था, ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं दावा देता हूं कि 95% क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला पॉलिटी से, ठीक है। अगले क्लास में हम इसको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला चैप्टर, अगला मतलब कि लेक्चर किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ठीक है। ओके, सो
चलिए इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट को जरूर डालिए यहाँ पे, ठीक है। फीडबैक दीजिए, उसी के बेसिस पे मैं कुछ और डेवलपमेंट कर पाऊंगा, कुछ और आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है, कि क्या आप लोगों को चाहिए, क्या इसमें और मुझे इम्प्रूव करना हो या कैसा लग रहा है लेक्चर, ओके। बट इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को भी मतलब कि शेयर कर दीजिए, ओके। बाय बाय, गॉड स्पीड।